नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस साल का ये अंतिम रविवार है, बिहारी हफ्ता। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। देखिए, हमारी बाईं ओर सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी मौजूद हैं, दाहिनी ओर रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं मौजूद हैं, हमारी सहयोगी समरीन मौजूद हैं, और हम सब मिलकर आपको जो अंदर की खबरें बताते हैं, कुछ ऐसी चटपटी खबरें, कुछ ऐसी खबरें जो मेन स्ट्रीम लाइन से गायब है, लेकिन वो जानना, वो खबर आप तक पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये साल 2025 काफ़ी अच्छा रहा। साल का ये अंतिम रविवार है। क्या सर, आज छुट्टी का दिन है, बिल्कुल। सभी एंजॉय कर रहे हैं और 31st की पार्टी की तैयारी में भी हैं। जी। लेकिन बिहार है, चुनाव इस साल हुआ, चुनाव का परिणाम क्या रहा सभी ने देखा, और कैसे हार हुई, कैसे जीत हुई, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। प्रचंड जीत। आलोक जी, आपने कहा कि अंतिम रविवार है, नया साल भी आ रहा है, 31st की पार्टी भी है, लेकिन लाल पानी से बचने की जरूरत है सेहत के लिए। आपने ही डॉक्टर राजीव रंजन से बातचीत की थी कि इस कड़ाके की सर्द में मैं ये नहीं मानता कि बिहार में लाल पानी नहीं मिलता है, लाल पानी मिलता ही है, अधिक ही मिलता है, और सही और गलत, असली और नकली दोनों मिलता है। इसलिए हम अपने सुधी दर्शकों से कहते हैं कि लाल पानी से थोड़ा बचकर, मैं तो दूरी बना के रखता हूँ। चलिए हम बात करेंगे चुनाव की। बिहार में चुनाव हुए, हार जीत हुई। अब सबकी निगाहें हैं तेजस्वी यादव की ओर, निगाहें ढूंढ रही हैं, क्योंकि अब नया साल आ गया है। आपको पता है, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष भी हो चुके हैं, वो विदेश में हैं, क्रिसमस भी मनाया उन्होंने, ठीक है, लेकिन क्या नए साल पर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तो उनके नेताओं की भी तलाश शुरू हो गई है, नेताओं पर भी एक्शन होगा। देखिए आलोक जी, आपने सही कहा, तेजस्वी यादव। देखिए, मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि 2025 के अंत में, या यूं कहें कि 2025 की करारी हार के बाद राजद का देखन हार ही गायब है। राजद का देखन हार ही गायब है, जो खेवैया है। और अधिक जरूरत थी, जब आप नेता प्रतिपक्ष होते हैं तो आप जनता की आवाज बनते हैं, और तब और भी अधिक जरूरत थी जब आपके पिता, बिहार के सबसे बड़े नेता लालू यादव की आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, उनकी नजरें थोड़ी कमजोर पड़ गई। आपने कहा कि 2025 के अंत में वह गायब है, 2026 में आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, निगाहें सब तलाश रही हैं। जरूर आएंगे, ठीक है। और देखिए, वह अपनी भूमिका में आएंगे, वह भी किसी न किसी लॉन्चिंग पैड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा देखन हार गए। अब देखिए, उनके एक नेताजी पर, बहुत ही खास नेताजी है, सब कुछ है उनके पास, चुनाव भी लड़वाया था तेजस्वी यादव ने। साल के पहले दिन या पहले ही हफ्ते बुलडोजर न चल जाए कहीं उनके घर पर, इस बात का खतरा मंडरा रहा है। और पता नहीं इस बात की खबर है कि नहीं है। वैसे तो जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार ने उनका नाम लेते हुए कहा था, बिहार के डीजीपी से बोला था कि पता कीजिए वह भी कहीं साथ तो नहीं है तेजस्वी यादव के। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं देवा गुप्ता की, चंपारण। हाँ, चंपारण, मोतिहारी। देखिए, मोतिहारी, चंपारण कैसे कभी अपहरण की धरती रहा, और कैसे वहां हत्याओं का दौर चला, गैंगवार चला। उससे भी पहले अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने लड़ाई की शुरुआत की, और आजकल मतलब गांधी की कर्म भूमि से अधिक चर्चा चंपारण बीट की होती है। देश दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, देश के हर हिस्से में वहां के स्वाद की चर्चा होती है। चंपारण मीट, ठीक है, आहुना मटन। नहीं, मैं आहुना मटन, ठीक है, चलिए, आजकल तो आप वेजिटेरियन हो गए हैं, तो आपको स्वाद पता नहीं चलता होगा, ठीक है। तो देवा गुप्ता, हमने कहा ना कि धन में भी और बल में भी, और हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्हें टिकट दिया था मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से तेजस्वी यादव। चुनाव हार गए। लोग कह रहे थे चुनाव जीत सकते हैं, प्रमोद कुमार को हरा सकते हैं। वहां राधा मोहन सिंह, आपको पता है, पितामह माने जाते हैं भाजपा की राजनीति के, चंपारण में। तो एक समय ऐसा भी आया था कि मेयर के चुनाव में देवा गुप्ता ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया और राधा मोहन सिंह के प्रत्याशी प्रकाश अस्थाना को हरा दिया था। तो देवा गुप्ता क्या है क्या नहीं है, चंपारण के लोग जानते हैं। और अब बिहार की पुलिस ने, सम्राट चौधरी बिहार के होम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, विनय कुमार डीजीपी हैं, और कुंदन कृष्णन अपराधियों के सबसे बड़े दुश्मन, एडीजी हेडक्वार्टर हैं, अभी डीजी में प्रमोशन उनका हुआ है, ठीक है। तो देवा गुप्ता के घर बुलडोजर चलने मतलब कुर्की जब्ती का खतरा मंडरा रहा है। कैसे मंडरा रहा है? और हमने कहा देखन हार कोई है नहीं।
कि 21 दिसंबर को पूर्वी चंपारण के एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उन्होंने 100 फरारियों की सूची जारी की जो एब्सकॉन्डर हैं, और उसमें पहले नंबर पर देवा गुप्ता का नाम था। इनाम भी देवा रखती है। गुप्ता 1 लाख रुपए का इनाम है जी। तेजस्वी यादव के राजद उम्मीदवार मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र प्राजित, ठीक है, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया सूचना देने वालों। तो सोचिए राजद के उम्मीदवार की तलाश कैसे की जा रही है। और देवा गुप्ता के बारे में लोग, देवा गुप्ता की हिस्ट्री के बारे में भी लोग जानते हैं। 28 मामले हैं, हत्या के हैं, लूट के हैं, जमीन कब्जा के हैं, रंगदारी के हैं, और सुरमा लगाते हैं आंखों में, काजल लगाते हैं। तो सुरमा भोपाली है, अब पुलिस सुरमा भोपाली बन रही है, ठीक है। तो 10 दिनों का वक्त दिया गया है सरेंडर कर देने को, और उनकी तलाश में यहां वहां छापेमारी भी हो रही है। तो अब देखिए 21 दिसंबर को इस बात का ऐलान हुआ, 31 दिसंबर को 10 दिन पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि पहले हफ्ते में इस बात की संभावना है कि तेजस्वी के नेताजी के घर पर बुलडोजर चल जाए। बड़ा अंपायर है, ठीक है ना, बिजनेस भी है, हाँ बिजनेस भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, और ये जो बातें हैं ना, इन्हीं बातों से आरजेडी की जो संभावनाएं हैं या जो विपक्ष है जो यह कहता है कि 2005 के पहले का दौर, जो प्रशांत किशोर भी कहते रहे, कैसे मान लें कि आरजेडी बदल गया, क्या उस जमाने के नेताओं से छुटकारा पा लिया गया, ठीक है ना। तो यह खतरा नहीं, चुनाव से पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी जी, मैंने शर्त रख दिया था कि मैं अकेले मिलूंगा। अच्छा। मेरे साथ लाव लश्कर आएगा नहीं। अच्छा। तो मैं अकेले ही मिला था। मतलब वे बिना लाव लश्कर के आए थे, अकेले आए थे, सिंगल आए थे कि उस वक्त फरारी नहीं थे, लेकिन हाँ पुलिस तलाश रही थी, आपराधिक मुकदमा था और मुझसे मुलाकात हुई थी क्योंकि उस वक्त टिकट उनका मिलना था। हाँ। सिंबल भी उन्होंने रात को जाकर लिया, मैंने पता किया रात को जाकर लिया, सबसे लास्ट में सिंबल उनको मिला था और फोटो भी जारी हुआ था। तो देखिए अब पहले हफ्ते में, जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में यदि बुलडोजर चल जाए तो फिर रवि सर नहीं, देखिए एक बात हम आप ही ज्ञानेश्वर जी की बात में ही हम जोड़ते हैं कि देखिए यहाँ बहुत कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में इन दिनों। ज्ञानेश्वर जी भी कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाए, यह तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन एक बात है, देखिए नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली गए। नीतीश कुमार जिससे मिले, जो मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहने की बात नहीं है, वह प्रधानमंत्री से मिले, अमित शाह से मिले, वह पब्लिक डोमेन में फोटो भी है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर बात किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं मोबाइल से बात। हाँ भाई, ऑपरेशन हुआ तो हालचाल लिया होगा। अब किससे बात किया यह समझा जा सकता है। अब लेकिन तो ये जो अब कहा जा रहा है कि नए वर्ष में लालू प्रसाद आएंगे पटना, यह एकदम पक्की खबर है, हमारे पास है ये खबर। और वही नहीं, तेजस्वी यादव भी आपको दिखाई पड़ेंगे नए साल में 5 तारीख तक वो आ जाएंगे, एकदम ये खबर नोट कर लीजिए कागज में। तो इतनी बात हो गई। तो ये अब नए साल में जो अकुलाहट बकुलाहट जो दिखाई पड़ रही है एनडीए में, 202 का आंकड़ा छुआ है ज्ञानेश्वर जी, और उसके बावजूद ये अकुलाहट बकुलाहट दिखाई पड़ रही है। आप विधानसभा में देख रहे हैं जो गणित है विधानसभा की, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही दावा किया जा रहा है कि 25 के 25 इधर चले आएंगे। हम नीरज बबलू की बात नहीं कर रहे हैं। नीरज बबलू ने तो एक कहा, एक स्कोर बताया कि 18, जो 18 नीरज कुमार ने भी कहा, वही हम बता रहे हैं। नीरज कुमार जो जदयू के मुखर प्रवक्ता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वह कह रहे हैं कि 18, यह मान्य है कि 18 हम मान सकते हैं। यादव ने कह दिया 25 के 25, तेजस्वी यादव भी, तो ये एक मसला है। लेकिन एक बात समझिए ज्ञानेश्वर जी, हम इतनी ही बात जानना भी चाहेंगे, लाइव सिटीज के व्यूअर्स पर भी हम छोड़ते हैं कि ये जो जब नीतीश कुमार वहां गए, जब बात उनसे जब फोन से किसी से हो रही है, हम नहीं जानते किससे फोन से बात हुई, किसका हालचाल लिया क्या नहीं लिया, तो ये राजनीति में तो संभावना है। और क्या अकुलाहट नहीं हो सकता है ज्ञानेश्वर जी, हम इस पर आ रहे हैं, आप बोलिएगा। लेकिन ये बताइए, हम जानना चाहते हैं कि ये जो क्यों अकुलाहट है भारतीय जनता पार्टी को, कि कोई 25 कह रहा है, कोई 18 कह रहा है, कि तो ये कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन जो है सो ये तो नहीं चल रहा है लोटस बिहार में, या नहीं होने वाला है, यह बात भी तो हो सकती है ना, इसमें कहां इफ बट है ऑपरेशन लोटस। लेकिन अभी क्यों चलेगा? नहीं, यही तब आप जब 202 का आंकड़ा पर हैं, बड़े भाई में तो बीजेपी है ही, बनना होगा तो जेडीयू बनेगी। मैं रवि उपाध्याय सर के साथ संवाद में शामिल होता हूँ। मैं पिछले दिनों बंगाल में था, मैंने टीएमसी के नेताओं से मुलाकात की, मैंने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, मैंने वहां के जनता के मिजाज को समझा, और बिहार के चुनाव परिणामों को वह भी विश्लेषित करते हैं।
देखिए, जो आपने बात कही, दिल्ली गए नीतीश कुमार, उन्होंने फोन पर किससे बातचीत की, और फोन पर बातचीत का मतलब यह निकाल लिया गया कि लालू यादव से बातचीत हुई। इस बात से हम बहुत सहमत नहीं होते। आपको वह किस्सा भी याद होगा कि लालू यादव जेल में थे और नीतीश कुमार ने फोन कर दिया था, और उस बातचीत की जानकारी को कैसे लीक कर लालू यादव ने भुना लिया था। हाँ, ठीक है ना? हाँ, तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था? ठीक है, उसके बाद भी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। मुझे अभी नहीं लग रहा है कि बिहार में इस तरह की कोई अकुलाहट है कि नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ हो सकते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, एक बात नहीं, ठीक है आप बोलिए, लेकिन एक बात याद करिए, नीतीश कुमार जो है सो नए साल में बराबर जब शुरुआत होता है तो राजगीर चले जाते हैं। ये हमको जरूर बता दीजिए। का पुण्यतिथि रहता है उस दिन। क्या उनकी माताजी का पुण्यतिथि रहता है 1 जनवरी को। पुण्यतिथि रहता है, लेकिन राजगीर जाते हैं, उनको राजगीर जब राजगीर जाते हैं तब कोई ना कोई बड़ा फैसला लेते हैं। लेकिन अभी रवि जी ने जिक्र किया ऑपरेशन लोटस का, तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऑपरेशन लोटस की चर्चा तब होने लगी जब एक तस्वीर वायरल हो गई, और वो तस्वीर थी नितिन नवीन की तस्वीर। और नितिन नवीन की इस तस्वीर में आरएलएम के 3 विधायक नजर आ रहे थे, और तभी से ये चर्चा बिल्कुल जोरों पर है कि कहीं ऑपरेशन लोटस ना हो। आपने जो नितिन नवीन की तस्वीर की चर्चा की, आरएलएम के विधायकों, हम आरएलएम के विधायकों पर आते हैं, लेकिन अभी जो इशारा रवि सर कह रहे हैं या दे रहे हैं, वो आरजेडी की ओर दे रहे हैं, कांग्रेस की ओर दे रहे हैं। चलिए हम इसी बात को मानते हैं कि यदि बीजेपी कोई ऑपरेशन लोटस कर रही है या नीतीश कुमार के मन मिजाज में कुछ है, तेजस्वी यादव कहाँ है? ये बड़ा न बचाने के लिए, न आगे ले जाने के लिए, न बचाने के लिए, न आगे ले जाने के लिए। भाई, नीतीश कुमार रोज कड़ाके की सर्दी में चाहे जिस भूमिका में पटना की सड़कों पर निकले हुए दिखते हैं, और तेजस्वी यादव कहाँ है? किसी को पता है क्या? आपको पता है क्या? नहीं पता है? आलोक जी को पता है क्या? रवि सर को पता है क्या? किसी को नहीं पता है। लेकिन बड़ी तैयारी में तो है। नहीं, कौन सी तैयारी? कहा तो ये भी जा रहा है, जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि जब आएंगे तो धमाका करेंगे। मंगनी लाल मंडल की बात कर रहे हैं, उनको क्या पता रहता है? वो बता सकते हैं क्या कि किस पिन कोड पर है अभी? तो मंगनी लाल मंडल के पूछने का हिम्मत है? कहाँ गए आप? क्या मतलब पूछने का हिम्मत है? आप बताइए ना। देखिए भाई, आप सोचिए कि तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम 14 नवंबर को है, 13 नवंबर की रात याद है? 18 नवंबर को तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। और यदि 18 नवंबर को वह मुख्यमंत्री बन रहे थे तो निश्चित तौर पर इतनी लंबी छुट्टी का प्लान नहीं बना होता। इतनी लंबी छुट्टी का प्लान नहीं बना। तब तो बिहार की जनता का सेवा करना था। जब हार गए तो इतनी लंबी छुट्टी का प्लान बना लिया। और देखिए, ये लोग सीखते नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं बोल देता हूँ, मैं किसी को टारगेट कर लेता हूं, मैं तो बताना चाहता हूं पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है और क्या शैली है। अमित शाह कितने साल से केंद्र में है? कितने साल? 10 साल से ऊपर हो गए गृह मंत्री। हाँ, गृह मंत्री। आपको जानकर आश्चर्य होगा। अब लोग कहेंगे मैं अमित शाह के साथ डीलर करता हूं, इसलिए पैरवीकार है। हाँ, इसलिए बात कर रहा हूं। लेकिन जो बातें देखिए, तेजस्वी यादव ऊर्जावान है, नौजवान है, ठीक है, उनकी जो चौकड़ी है उसमें कहीं खोट है, ठीक है ना? तो अमित शाह देश की राजनीति के अचानक ऐसे नहीं बन जाते। इन 10 वर्षों में एक उदाहरण बता दीजिए कि वह विदेश दौरे पर गए छुट्टियां मनाने? कभी नहीं गए। हाँ, बता दीजिए। तो ऑपरेशन लोटस की बात या जो तेजस्वी और नीतीश की बात हो रही है, इस बात में कोई दम अभी। लेकिन एक बात है गणेश जी, हम फिर उसी मुद्दे पर आएंगे। आपने कहा कि आरजेडी के नेता के घर पर बुलडोजर चलेगा, वो सही बात है। बुलडोजर चलेगा आरजेडी के नेता के घर पर, लेकिन टूटेगी एनडीए की कोई एक पार्टी, ऐसी चर्चा है। हाँ, बिल्कुल चर्चा है। देखिए, बिल्कुल चर्चा है। बुलडोजर चलेगा आरजेडी नेता के घर पर, टूटेगी एनडीए की पार्टी। नहीं, देखिए, अब टूटेगी एनडीए की एक पार्टी, आरएलएम की ओर आप जाना चाहते हैं। हाँ। इसके पहले देखिए, थावे मंदिर पर आ जाइए। हाँ, देखिए, गोपालगंज बिहार के किस नेता की कर्मभूमि तो नहीं कहेंगे, जन्मभूमि है। किस नेता की? लालू यादव फुलवारिया। और थावे की पहचान क्या है? थावे मंदिर की पहचान क्या? शक्तिपीठ है, माँ थावे वाली है। और माँ थावे वाली, जिसमें इतनी श्रद्धा है, और जाहिर तौर पर फुलवरिया गांव, वहां के जो भी लोग हैं उनकी आस्था अधिक रही है। हसू भगत को दर्शन दिए थे। सोचिए ना, थावे मंदिर से माता रानी के स्वर्ण मुकुट की चोरी हो गई।
हम और आप साथ जा रहे थे ना, ट्रेन में थे, बाबा बैद्यनाथ, हाँ, वंदे भारत में, वंदे भारत में, और आपने ट्रेन से ही वीडियो किया था। हाँ, वीडियो किया था। तेजस्वी यादव को क्या इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए था? ट्वीट कर देना चाहिए था, ट्वीट कर देना चाहिए था, कम से कम बिहार की जनता को बताना चाहिए था कि जो यह कह रहे हैं कि मंगल राज है, आ गया मंगल राज। हाँ, अब देखिए, तो सरकार ने चुनौती के रूप में लिया और उस पूरी कहानी को समझिए। आज तो जो चोरी करने वाला मुख्य आरोपी, भारे का आरोपी, मुख्य आरोपी, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वह पहले गिरफ्तार किया गया दीपक राय, और आज दूसरा जो हाँ इंजमामुल, ठीक है, जिसने चोरी की, तो दीपक राय मास्टरमाइंड। देखिए, हम सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, देखिए इसमें दोनों धर्मों के लोग शामिल थे इस कांड को अंजाम देने में, और दीपक राय जो गोरखपुर उस इलाके का रहने वाला, ऐसा नहीं, जब वह मंदिर की रेकी कर रहा था उस रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वह 6 घंटे तक पुलिस की हिरासत में रहा, लेकिन वह बहानेबाजी कर मुझे फला से मिलना था, फला ये करना था, वह छूट गया था। और इसके बाद उसने रेकी की, उसने गूगल का सहारा लिया, उसने यूट्यूब का सहारा लिया, उसने खाकी फिल्म का वेब सीरीज का सहारा लिया, और उसने अपनी प्रेमिका को फोन कर कहा था कि मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ। पहले उसने महाराष्ट्र के एक मंदिर में चोरी का प्लान किया, लेकिन फिर उसे लगा कि यह बहुत दूर है, करीब ही करते हैं, तो इंजमामुल, तो देखिए मास्टरमाइंड पहले पकड़ा गया और अब इंजमामुल को लंगड़ा कर दिया गया, ठीक है, पुलिस ने गोली मार दी, 2 लोग अभी बचे हैं। जो खंडित मुकुट है वह बरामद हुआ है, लेकिन पुनः बरामदगी नहीं हुई है। तो तेजस्वी को मौके मिलते रहे हैं जहां से आप सरकार पर चढ़ाई कर सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, लेकिन आप, और यही आपको बताना चाहते हैं आलोक जी, रवि सर ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, नए साल में तेजस्वी आएंगे, तो नए साल में तेजस्वी यादव भी आएंगे, नए साल में लालू यादव भी आएंगे, लेकिन कौन किस घर में जाएंगे इस पर भी नजर रखनी होगी, कौन किस घर में जाएंगे इस पर भी नजर रखनी होगी, हाँ, क्योंकि 10 नंबर तो खाली होना है, अभी नहीं होना है, खरमास बाद देखा जाएगा। नहीं, ठीक है, खरमास तो 14 जनवरी के बाद ही ना, चूरा दही का भोज देते हैं कि नहीं देते हैं, वो तो नहीं, चूरा दही का भोज देने के लिए भी कंजूसी हो गई, हाँ, तो किस घर में जाएंगे? यदि लालू यादव दानापुर वाले घर में जा रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव वहां जाएंगे? वहां भी घर बना हुआ, अच्छा बना हुआ है। नहीं, ठीक है, अरे भाई उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कोई परेशानी थोड़े है, उस पर कोई सवाल नहीं है। या तेजस्वी यादव सरकारी आवास में ही रह जाते हैं जो उनके नाम से आवंटित है, एक पोलो रोड, नेता प्रतिपक्षी ऐसे से, तेज प्रताप यादव के सरकारी बंगले का क्या होता है? नहीं, एक अब इसमें एक और हम ऐड कर देते हैं, अभी तक पब्लिक डोमेन में 2 ही मकान के बारे में चर्चा हो रही है, ये एकदम इसको समझ लीजिए, एक आप महुआ बाग, एक गौशाला जहां पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटिया मीसा भारती रहती हैं, ठीक है, उनका चुनाव कैंपेनिंग में वहीं से हुआ था। नहीं, सुन लीजिए इसको, वहां पर मीसा भारती रहती हैं, उसमें जो अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया हाउस से कई जगह से चल रहा था, घर खाली कर दिया गया, घर खाली हो रहा है, रात के अंधेरे में हो रहा है, ये इस, तो वो देखिए ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ 2, 4, 10 गमले थे, और उसमें क्या था सभी हम बता देते हैं, भूसा, बक्कू जो होता है बड़ा सा, बूढ़ा से बड़ा बक्कू, उसमें गाय का भूसा होता था, वो भूसा था जो वहां पर गौशाला पर जा रहा था, और गौशाला में ही जो है सो आपका यह गमला गया, ये इतनी बात समझ लीजिए, और इसको तरह तरह से मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चलाया गया। खैर, अब देखिए एक तीसरा घर भी लालू प्रसाद यादव का है, जो उसमें रात दिन 24/7 काम हो रहा है, और वह है घर कौटिल्या नगर में है, और उसमें काम हो रहा है, उसमें बाजाबता काम हो रहा है, और संभवतः हमको लगता है कि ये मैंने खरमास खत्म होगा या तिला संक्रांत तक वो जो शेप में आ जाएगा, और वो बड़ी, हाँ? नहीं, जो बात आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बात क्लियर है, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी 10 करोड़ रोड खाली करेंगे, तय मान के चलिए, ठीक है, लेकिन वो 39 वाले बंगले में नहीं जा रहे हैं, वो सरकार के पास ही रहेगा। अच्छा, उनको वो नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, उनके पास अपना घर रहने को है, वो सरकारी बंगले में नहीं जाएगा। हाँ, जो इसकी संभावना है। देखिए, लाइव सिटी इस बात की पुष्टि करता है कि वह तीसरा जो मकान है कौटिल्या नगर में, उसमें जाने की तैयारी है, इतनी बात जान लीजिए। अब तो ऐसे तो उनके ऊपर है। मेरी दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि अब तक
10 सर्कुलर रोड में तेजस्वी यादव और लालू यादव साथ साथ रहते हैं। हाँ। तो क्या जो अगला पता ठिकाना होने है वहां भी लालू तेजस्वी साथ साथ रहेंगे कि तेजस्वी नहीं, वहाँ साथ ही रहेंगे क्योंकि यहाँ तो आवासीय सिर्फ कार्यालय है, यहाँ तो आवासीय कार्यालय है। वो भी बड़ा बंगला है। हाँ है, और स्टे करने को जगह भी है, लेकिन ज्यादातर रात को वो चले जाते हैं वहीं भी। रात को चले जाते हैं। हाँ, चुनाव हारने के बाद भी या पहले भी दिन भर काम वही होता था, लेकिन रात को 10 नंबर आते थे लौट कर। तो संभावना इसकी है। तो आरएलएम की कहानी आप बता रहे थे आलोक जी। देखिए, आरएलएम की कहानी हम बता रहे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उसी पार्टी में है। कल हमने देखा और रवि सर भी बता रहे थे, एक अखबार में छपा था, माधव आनंद ने कहा कि हम लोग हताश और निराश हैं। ठीक है, हम भी ज्यादा खुल कर नहीं बताएंगे क्योंकि खुल के बातें कुछ दिन में आ ही जाएगी सामने। रामेश्वर महतो ने भी कल कहा, रामेश्वर महतो ने भी कह दिया, बातचीत आलोक सिंह से भी कह दिया, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बयान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भाई बयान? बयान में क्या होता है बताइए, या तो आप खुश हैं या तो आप दुखी हैं, यही तो में से कोई एक बात होगा। हाँ, हम खुश हैं, कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल है, इतना ही तो कहना है। तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ऑल इज वेल कुछ तो है नहीं। बात फंस कहाँ रही है? बात देखिए फंस कहाँ रही है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद, मैडम उनकी विधायक हो गई, ठीक है, जनता ने जिता कर भेजा, ऐसे तो 4 विधायक जीत के आए। मैडम को सचेतक बनाने की बात हुई है और सचेतक बन जाएंगी वो विधानसभा में। उन्हें भी मंत्री का राज्य मंत्री का बेटे को मंत्री हो गए, एमएलसी होना ही होना है, कंफर्म है। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की बारी है। चलिए देखिए, वो आगे का समय है, 5 सीटें हैं, वो तो एनडीए जाने। अब अभी हाल ही में आपने देखा होगा, राज्य नागरिक परिषद को लेकर भी मैंने एक ट्वीट किया था और चला भी था। राज्य नागरिक परिषद के इतने मेंबर्स हैं, अभी तक उनको पैसा नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जहां तहां दर बदर भटक रहे हैं। कभी मंत्री के घर में भटक रहे हैं। कम से कम महीना दिलवा दीजिए, कम से कम महीना दिलवा दीजिए। 6 महीना हो गया, 23 जून को गठन हुआ था। 21 सदस्य, 7 महासचिव और 2 उपाध्यक्ष। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि राज्य नागरिक परिषद के अध्यक्ष है नीतीश कुमार, संरक्षक है गवर्नर, और उसके मेंबर को 30,000 रुपया नहीं मिल रहा है महीना। अच्छा, सोचिए, महासचिव को बिहार लोक सेवा आयोग इतनी सुविधा दी गई, विधायक जी और मंत्री जी को मिल रहा है ना? विधायक जी मंत्री जी को सबको मिल रहा है, उनको सब मिल रहा है, डीए सब टाइट है, 2.5 लाख प्लस। गाड़ी में तेल सब फुल, जहां तक जाना जाइए वो सब ठीक है। सब दर बदर भटक रहे हैं, कभी सम्राट चौधरी के यहाँ, कभी चीफ सेक्रेटरी। मंजीत सिंह उपाध्यक्ष थे, विधायक बने तो इस्तीफा दे दिया। माधव आनंद उपाध्यक्ष थे तो इस्तीफा दे दिया। तो इस नाते से माधव आनंद की जगह पर आरएलएम से जिनकी जाने की बात हो रही है, जिनके जाने की भनक लग गई है इन तीनों को, आलोक सिंह को, माधव आनंद को और रामेश्वर महतो को, जिसको भेजने की बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा है वो महिला। अब चलिए, पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, तो अब जिनको भेजने की बात कर रहे हैं, अब इनके नाम से थोड़ा और जो चिंगारी थी वो उसमें और थोड़ा तेल चला गया, पेट्रोल चला गया। अब वो और धधक रहा है ज्वाला बन के। तीनों विधायक जो इनके प्रेजेंट हैं दिल्ली में चले गए। और सुनिए, कल उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा मीडिया को, अरे आप लोग चले आते हैं सुबह फालतू का खबर लेने के लिए, फालतू की बात है, और कोई सवाल है तो पूछिए। जब पार्टी के टूट को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, वो मीडिया पर उन्होंने ये बातें कही। इससे भी बड़ी खबर ये है, उपेंद्र कुशवाहा सासाराम में थे, उनके पार्टी के विधायक दिनारा में थे, आलोक सिंह सासाराम में आके अपने अध्यक्ष से नहीं मिले। बताइए, सोच लीजिए कितना प्रेम मोहब्बत है। दिल्ली चले गए, विधानसभा आए, कमेटी की मीटिंग थी। क्या लग रहा है रवि उपाध्याय सर कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए? पाएंगे? नहीं, देखिए, विधायक ही उनके पास नहीं है। नहीं, नाराजगी बहुत है, बहुत नाराजगी। देखिए, क्योंकि चिराग पासवान ने भी दावा ठोक दिया है कि भाई राज्यसभा तो मेरा ही जाएगा, और जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं जीतन राम मांझी पर हम आएंगे, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा पाएंगे? नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है ज्ञानेश्वर जी कि हम लोग महागठबंधन में भगदल की बात कर रहे हैं, महागठबंधन, लेकिन अब देखिए एनडीए में ही हम बात कर रहे थे, ऑफ द कैमरा में ही बात कर रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरीके से भाजपा और जदयू दावा कर रहे हैं, 18-25 का जो दावा हो रहा है, यह ठीक नहीं दिख रहा है। ये भले हम लोगों को दिख रहा है कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, लेकिन ये ठीक नहीं है। नंबर 1, तो आप एनडीए की बात कर रहे हैं, तो एनडीए, भाजपा में सब ठीक है, देखिए जेडीयू में सब ठीक है। देखिए, वही नहीं, भाजपा जेडीयू में ठीक नहीं है। इसीलिए देखिए, क्योंकि देखिए, आप जब गणित हम लोग समझने के लिए, समझाने के लिए बैठे हुए हैं, तो जब विधानसभा में गणित आपका ठीक है, आप बड़े भाई की भूमिका में है, तो फिर यह सब ये ऑपरेशन में क्यों लगे हुए हैं? नहीं लगना चाहिए, छोड़ दीजिए, आप करने दीजिए। और नीतीश कुमार का यह नेचर और सिग्नेचर भी नहीं है कि वह तोड़ जोड़ करते भी हैं, तो इस लिहाज से आप छोड़ दीजिए। और जो ही नीतीश कुमार की पार्टी को यह सुगबुगाहट लगेगी कि आप तोड़ जोड़ करके आप जो है सो सरकार बनाने अपने बलबूते चाह रहे हैं,
तो फिर यहाँ पर खेल होगा। नहीं, लेकिन इस बात को देखिए, राजनीति इसी को कहते भी हैं हम लोग। नीतीश को कोई मदद भी नहीं करने वाले हैं, ये साफ लेके चलिए। नहीं, वही कह रहे हैं। तो आप कोई पार्टी को बचाने में किसी को कोई मदद अब नहीं करने वाले आपका हैं। सवाल है कि ये क्या हो रहा है। देखिए, क्षेत्रीय दल में ज्ञानेश्वर जी जो हम लोग देख पाते हैं, वहां परिवार का ही बोलबाला होता है। किसी दल में देख लीजिए, आप एनडीए के ही क्षेत्रीय दल में देखिए, वहां पर क्या है, चिराग पासवान की पार्टी में क्या है, सब लोग वही घर परिवार के तो सबसे बड़े खिलाफ करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, ठीक है। हाँ। वो ठीक है, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति जब आरएलएसपी बनी थी, उस समय जो स्थिति परिस्थिति जो डेवलप कर दिया था इसी कार्यकर्ताओं, यही नेताओं ने, तो फिर ऐसे में तो फूंक फूंक करके ना आदमी, अब मान लीजिए हमको अगर यदि दूध से मुंह मेरा जल गया तो मट्ठा को भी फूकेंगे, यह कहता है। तो ये इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा फूंक फूंक करके पी रहे हैं और सब टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी को ही जोड़ रहे हैं। अब देखिए जो बात है, हाँ बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम रामेश्वर महतो, हम अगर हमारी बात सुन रहे होंगे, हाँ आलोक सिंह की बात, हम हाँ आलोक सिंह की बात कर रहे हैं। हम देखिए, रामेश्वर महतो अगर हमारी बात सुन रहे होंगे या सुनेंगे तो वो हमारी बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि वो देखिए किस परिस्थिति किस स्थिति में जेडीयू से पहले वो एमएलसी हुआ करते तो थे। कहानी मुझे पता है ना, हाँ, सीपी सिंह, हाँ, संजय सिंह का कैसे टिकट कटा, एमएलसी चलेगा, और इनकी फैक्ट्री का जो दिल्ली में है कप प्लेट वाली, ठीक है ना, उसका क्या योगदान है। बिल्कुल। तो ये देखिए, तो अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा निश्चित रूप से इन लोगों को स्पेस दिया, एमएलए बनाया। अब इनको चाहिए कि भाई अब देखिए, अभी तो एमएलए बनाया, तब तो ये स्थिति परिस्थिति ये लोग पार्टी के अंदर डेवलप कर दिया कि थोड़ा सा में नाराजगी। अरे आपको अगर यदि कोई बात है, कोई शिकवा शिकायत, आपसे भी हमको शिकवा शिकायत होगी तो हम लोग मान लीजिए बैठ के आपसे रूम में बात करते हैं कि गणेश्वर जी ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, आप भी बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं। ये देखिए, यहाँ गलती यहाँ सही है, हाँ, ये चीज आदमी को करना चाहिए। और ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पार्टी के तो सर्वे सर्वा हैं, आपको उन्हीं ने सिंबल पर साइन करके आपको विधायक बनाया और आज आप ही अब उनके मिट्टी खोदने में लगे हैं। तो यह ये सब नहीं होना चाहिए। हमको इस सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए, समरीन जी भी देखती है, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देखिए चिराग पासवान की ओर से नाम करीब करीब तय है, अंतिम समय में बदल जाए तो अब्दुल खालिद का नाम तय है। और देखिए तेजस्वी यादव हिम्मत करते हैं कि नहीं करते हैं, छठा उम्मीदवार देते हैं कि नहीं देते, प्रेम गुप्ता की चर्चा होती है, बालू वाले सुभाष यादव की चर्चा होती है, यह अलग बात है, ठीक है ना। तो उपेंद्र कुशवाहा की राह में चिराग पासवान सबसे बड़े रोड़े हैं, क्योंकि उनके पास 19 विधायक, इनके पास 4 में 3 अपने पास नहीं है, और जीतन राम मांझी अलग डफली अलग राग बता रहे हैं कि भाई मुझे कहा गया था। तो कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि लॉटरी से निकालना पड़े कि इन 3 में किसकी पार्टी का जाएगा। रवि सर, आपको याद होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री 1969 में बिहार में निर्दलीय विधायकों में एक मंत्री बने थे लॉटरी से, कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी, जयराम गिरी गुरुआ से चुनाव जीते थे, राम लखन सिंह यादव नहीं बन पाए थे। सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों की मदद की जरूरत थी, सभी मंत्री बनना चाहते थे तो सभी को मंत्री बनाना संभव नहीं था। ऐसे में लॉटरी निकली गुरुआ के जयराम गिरी की और वे मंत्री बने थे। तो कहीं ऐसी ही सूरत तो ना हो जाए कि भाई आरएलएम एलजेपी और हम में, लेकिन चिराग पासवान जितने बड़े हार्ड बार्गेनर है, क्या छोड़ देंगे? बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। लेकिन एक बात है यहाँ पर जो मैं बताना चाहूंगी कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस बात का डर था या उपेंद्र कुशवाहा को जिस बात का शक था, हुआ बिल्कुल वही। उनको इस बात का शक था कि जिन पर अगर हम भरोसा कर रहे हैं, अगर हम किसी और को जो है एमएलसी बना देंगे तो कहीं फिर से वही नौबत ना आ जाए, वो भी हमें छोड़ के ना चले जाए। और बिल्कुल जो अभी परिस्थिति हमें दिख रही है, क्योंकि उनके आधे मतलब अभी एमएलसी बने नहीं है, दीपक प्रकाश याद रखिएगा। मुझे लगता है कि राज्यसभा के चुनाव के इर्द गिर्द ही इसका फैसला होगा। बीजेपी पूरे गेम प्लान के पीछे है, तो फिर वह यह भी कर सकती है एमएलसी भी एमपी भी चिराग जी नहीं मान रहे हैं, और उधर जीतन राम मांझी की पार्टी में तो पिता और पुत्र में ही खटपट दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल साफ दिख रही है। हाँ नहीं तो है, चिराग वाली बात आप कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा वाली बात कर रहे थे। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा वाली बात कर रहे थे, तो उनको इस बात का डर था और शक भी था। और अभी जिस तरह से खबर आ रही है कि तीनों की तीनों दिल्ली में, सबके फोन भी बंद है, भोज की दावत भी दी थी और उसमें भी विधायक नहीं पहुंचे। फेस टाइम पे बात हो जा रहा है, फेस टाइम पे बात हो रहा है। हमारे और आपके पुराने सहयोगी हैं सौरभ दास दिल्ली में, ठीक है ना। हाँ, तो उन्होंने दिल्ली में रामेश्वर महतो से बातचीत की है और रामेश्वर महतो ने खुले तौर पर कहा है कि हाँ नाराजगी है हमारी और हमसे पूछकर फैसले नहीं ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो फोन नहीं बंद है। नहीं देखिए, हम बात हो रही है, फेस टाइम ऑडियो में बात हो रही है। नहीं, हम उसमें थोड़ा फोन नहीं बंद है,
फोन का मतलब है कि सामान्य कॉल आप नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। हाँ, ये है, ये या इसको FaceTime ऐसे तो इसको कहीं डिकोड है। करिए। अरे भाई, व्हाट्सएप FaceTime हमारी वाला बात कर हो रही लीजिए। है, हम कांटेक्ट में हैं, व्हाट्सएप कॉल पर तमाम लोग से बात हो रही है, सामान्य कॉल से बात नहीं हो रही। मेरी बात हो रही है। ये बात समझ। देखिए गोपनीय बातें जो होती है ना, वो ऐसे भी बात ऐसे होती होते है, हैं। या WhatsApp FaceTime। नहीं, अरे नहीं तो अरे FaceTime कर लीजिए। आपको याद है ना, हाँ। सरकार के विश्वास मत परीक्षण के दिन रात के 3 बजे आपको मुझे कॉल आया था कॉल आया था। हाँ? और मैं जान रहा था कि कौन कौन कहाँ कहाँ है। कौन-कौन लेकिन मुझे कहाँ है। मैं किसी का खबरी हूँ नहीं, मैं चुपचाप था। हाँ, और पूरा लाल पानी। सब पूरा हाँ। रमे हुए थे। हाँ। बोली मैं पूरा। लास्ट ले रहे हैं, हाँ, ये लास्ट गिलास है, ये लास्ट क्लास है, ठीक बोल है रहे ना? थे। हाँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा सदस्यता पर ग्रहण है और चिराग पासवान मानने वाले नहीं है, इसलिए ये संकट बढ़ता ही जा रहा है, ये संकट बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, लेकिन ज्ञानेश्वर जी एक बात है कि आप थोड़ा सा, अगर यदि एनडीए के फॉर्मेशन के समय हम लोग बात करें तो आप देखिए कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की कितनी माने पेट से पेट, दिल से दिल मिला हुआ। आपको याद होगा सब चीज को, वो लोग बैठ के बात करते थे तमाम तरह की। तो अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा को अगर यदि गार्जियन स्वरूप चिराग पासवान मानते हैं तो हो सकता है कि बड़ा दिल दिखा करके उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो फॉरगो करें। और ऐसे हाँ, बिल्कुल इतनी सहृदयता दिखाई होती तो दीपक प्रकाश तो चुनाव लड़ ही लेते, चुनाव जीत ही जाते। हाँ? ये होता कहाँ है, ये होता कहाँ है। वही तो। और अमित शाह के सामने जीतन मांझी को मिली थी 7 सीटें, घटकर 6 हो गई और उसमें भी। और देखिए जीतन मांझी की पार्टी की, देखिए मुझे अब तो साफ तौर पर दिखने लगा है ना कि पिता पुत्र, मतलब जीतन मांझी जो सर्वे सर्वा है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, बिल्कुल दोनों में मतलब मन नहीं मिल रहा, दोनों में मन नहीं मिल रहा। अल्फाज मिल रहे हैं। हाँ, ना अल्फाज मिल रहे कोई हैं। नोट हाँ, तो कोई एक पार्टी, एक दल के राष्ट्रीय संरक्षक और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दोनों की विचारधारा अगर यदि देखिए, दोनों की दो तरह की बातें मीडिया में आ रही है। मीडिया ही कंफ्यूज कर रही है कि पिता सही, संरक्षक पार्टी के हम के सही, कि या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कौन सही। आप देखिए ना, जीतन राम मांझी की इच्छा के विपरीत जाकर संतोष सुमन ने सत्येंद्र कुमार पन्ना को अपना सचिव बनाकर रखा है ना। आपको उपचुनाव याद है ना? बिल्कुल। जब दीपा मांझी लड़ रही थी, कितना मुकाबला था, तो जीतन राम मांझी को अपने लिए नहीं, पन्ना के लिए माफी मांगनी पड़ रही थी और कहा था, लेकिन संतोष सुमन ने पिता की इच्छा की परवाह नहीं की और पिता भी बेटे की इच्छा की परवाह नहीं करते। अरे भाई बेटे तो कर रहे हैं। हाँ। उदाहरण दे रहा हूँ ना, अत्तरी विधानसभा सीट खाते में आई। पिता के उम्मीदवार रोमित कुमार, पुत्र के उम्मीदवार थे श्याम सुंदर शरण, मतलब जीतन राम मांझी के उम्मीदवार रोमित कुमार और संतोष सुमन चाहते थे श्याम सुंदर शरण, लेकिन पिता ने वीटो लगा दिया और रोमित कुमार विधायक भी बन गए। तो बिल्कुल साफ तौर पर, ठीक है, जीतन राम मांझी आते हैं तो उनके ही घर रहते हैं, लेकिन जो बातें आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने कमीशन की बातें की, वह भी बिल्कुल बिहार विधायक लेते हैं कमीशन। बीएम को फोन लगाने की बात नहीं। और कल देखिए ना, कल तो संतोष सुमन सबके सामने कह रहे थे, मीडिया में कह रहे थे कि इन सब चीजों को मीडिया के सामने नहीं रखना चाहिए। अपने पिता को ही मीडिया में आकर संदेश दे रहे थे, नसीहत दे रहे थे। तो समझ सकते हैं क्या हाल चल रहा है। तब पटना में कम थोड़ी माहौल गर्माया हुआ है। पटना में थोड़ा, और देखिए राजनीति में कब क्या हो जाता है, नितिन नवीन कैसे क्या हो गए, या किसी को उम्मीद थी क्या? उस दिन में तो 1.5 घंटा खड़ा होकर गमछा पहना रहे थे सबको, कार्यकर्ता को सम्मान कर रहे थे दिन में उस दिन। तो आप सोचिए नितिन नवीन, अब सोचिए क्या स्थिति परिस्थिति, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सोच लीजिए भाजपा की, जब कभी होगी, जब वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, तो जब तक कुर्सी धारण नहीं कर लेंगे नितिन नवीन, तब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी नहीं बैठेंगे। अरे भाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सिंबल पर साइन होना है उनका। हाँ बिल्कुल, नितिन नवीन का बिल्कुल। और सिंबल नहीं देगा तो सिंबल नहीं मिलेगा। और आप देख ही रहे हैं कि भाई जिनके सामने नितिन नवीन करबद्ध होते थे, अब नितिन नवीन के सामने सारे के सारे लोग करबद्ध हो। लेकिन फिर भी ये शालीन स्वभाव के हैं। हर आदमी का जो नेचर होता है वो चलता है। जो पहचान बनी, मधुर वाणी, मधुर वाणी, मैं वही कर रहा हूँ, मधुर वाणी, मीठा पानी, खरा पानी, तो ये तो बातें हैं ही ना। अच्छा ये बताइए आलोक जी, चलिए राज्यसभा की बात कर ली, अब तो देखिए पटना, देखिए बिहार के कई विधान परिषद क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, तो पटना स्नातक और पटना शिक्षक जो मेंबर्स बनाए जाने थे बन गए। प्रोफेसर नवल किशोर यादव पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मेंबर बना चुके हैं। नहीं, लगातार चुनाव जीते। और इस बार भी मेंबर टीएन शर्मा वाणिज्य। और नीरज कुमार भी लगातार,
स्नातक से कोई चेहरे सामने आ रहे हैं क्या? कौन कौन चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि अब तो चेहरे सामने आने लगेंगे। हम क्या मतलब विपक्ष से बोल रहे हैं? हाँ, अब नवल किशोर यादव, देखिए मुझे जहां तक याद है, मतलब आप व्यक्ति विशेष बोल रहे हैं कि विपक्ष से बोल रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तो मानता ही, देखिए यदि तैयारी करनी होती तो तेजस्वी यादव बिहार में होते और तैयारी कर रहे होते। वही तो हम बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि 2020 में चुनाव हुए थे ना, 2020 में चुनाव हुए थे, तो आरजेडी ने नवल किशोर यादव के खिलाफ नारायण यादव को चुनाव लड़ाया था। नारायण यादव चुनाव लड़े थे और सीपीआई से शेषनाथ सिंह। तो अब तक मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी की ओर से कोई तैयारी की गई। इसलिए मेंबर ही नहीं बनाया है। हाँ, आरजेडी की ओर से कोई तैयारी की गई है। छात्र नहीं जोड़े, शिक्षक नहीं जोड़े, नहीं छात्र, मतलब वोटर नहीं बनवाया। नहीं, छात्र स्नातक जो 3 साल पहले किए होंगे वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के वोटर होंगे। यहाँ तो शिक्षक ही होंगे। हाँ, तो नवल किशोर यादव और नीरज कुमार, हाँ देखिए, एक बीजेपी से, एक जेडीयू से। हाँ, नवल किशोर यादव की शुरुआत हुई आरजेडी से ही। तो हमारी जो जानकारी ये है कि नवल किशोर यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के हैं। वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, कई कॉलेजों के मालिक हैं। तो उनकी तैयारी है। अब नीरज कुमार तो इस चुनाव के बिल्कुल मास्टरमाइंड हो गए हैं ना। वो अब देखिए, नीरज कुमार और नवल किशोर यादव सिर्फ बिहार ही नहीं लड़ते हैं, बिहार भर के विधान परिषद क्षेत्रों में चुनाव लड़ने और लड़ाने का तरीका बताते हैं। तो नीरज कुमार भी नए समीकरणों में, देखिए आपने देखा ही बीच में जब मोकामा का चुनाव था तो अनंत सिंह से कैसे तनातनी, नहीं गए प्रचार करने। और अनंत सिंह की भूमिका क्या रही है यह भी, तो अनंत सिंह क्या करेंगे नहीं करेंगे, अनंत सिंह खैर इन दिनों भी जेल में ही है। तो अब नीरज कुमार के सामने कौन लड़ेंगे? जेडीयू की ओर से तो कोई, माफ कीजिएगा, आरजेडी की ओर से नाम आजाद गांधी जो पहले लड़ते थे वो बीजेपी में आ चुके हैं। तो अभी जो चर्चा चल रही है, दिलीप कुमार है, एक नालंदा की, वह भी कांग्रेसी हैं, जाति से कुर्मी हैं। उनके बारे में चर्चा है कि उन्होंने सदस्य बनवाए हैं। और एक पालीगंज के, वह भी जाति से भूमियार है, राकेश रंजन, वह भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि विपक्ष ने मैदान छोड़ रखा है। और जब आप मैदान छोड़ रखे होते हैं तो फिर क्या होता है, समझ ही सकते हैं। तो खाली है। और नहीं, जो देखिए एक खासियत भी है नीरज कुमार और नवल किशोर यादव में, ये दोनों बड़ा संबंध बना कर रखते हैं। 5 साल 6 साल जो भी है, जैसे ये नहीं कि एमएलसी बन गए, क्योंकि उनके तो वोटर्स होते हैं, इनके तो स्टूडेंट होते हैं और टीचर्स होते हैं। हमेशा वहाँ, मुझे याद है अभी जब मैं पत्रकारिता की मैंने शुरुआत की थी 2018 में, तो एक बार हुआ था कि टीचर्स का पब्लिक ओपिनियन करना था। आपने ही क्या कहा था फोन पर, अरे नवल जी के पास चले जाओ, 25-30 शिक्षक तो वहाँ मिल ही जाएंगे और रोज मिल जाएंगे, और रहता ही है 25-30 शिक्षक हमेशा वहाँ मिल जाएंगे आपको। उस आप नेता से वो मिलते हैं, टाइम कोई है नहीं लिमिट, रात तक चल रहा है, जब आए तभी दर्शन हो गए। तो खैर ये आत्मीयता है, वो बना के रखते हैं, अपना संबंध है। तभी तो आपने कहा नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है आलोक जी, इस बात को समझिए कि यह जो चुनाव होता है उच्च सदन वाला, इसमें शिक्षक या ग्रेजुएट या जो भी, तो उसमें जो है सो वह टेक्निकल वोट होता है, बार बार हम कहते हैं, उसमें प्रेफरेंशियल वोट है, वाला भी होना है। हाँ, तिरहुत वाला भी होना है। हाँ, इसी में होना है। तो इसमें 1-2 करके होता है। तो ये इसमें सब कोई भीड़ कैसा नहीं लेके चलना है। ब्रजवासी के सामने अभिषेक झा तो है ही। हाँ है ही, उन्होंने वोटर बनवा लिया है, तय ही है। तो बंसीधर ब्रजवासी भी लगे हुए हैं अभी से तैयारी। हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि अपना रिपीट करें, कौन नहीं चाहेगा कि अपना रिपीट करें। और जो जनसुराज से लड़े थे वो राजद में जा चुके हैं। विनायक गौतम। हाँ जी। तो ये पूरी खबर रही आज की। खबर अभी कैसे है। देखिए भाई, आप कुछ बता रही थी दिलीप जायसवाल के बारे में। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बड़ी खबर ये भी है कि दिलीप जायसवाल से अगर आप मिलने जा रहे हैं तो बाकायदा वहाँ पर एक फाइल मेंटेन होती है उद्योग विभाग बिल्कुल उद्योग विभाग में। और ऐसी विभाग में नहीं है, अगर आप उनको कोई अपना कार्ड देते हैं, विजिटिंग कार्ड, तो वो बाकायदा उसको सहेज कर रख भी रहे हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं कि भाई ये आए थे, इनसे बात कर लीजिए और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, बिहार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल वो उद्योग विभाग पे जो है निरंतर लगे हुए हैं और कई सारे लोग भी आ रहे हैं। मतलब मैंने तो वहां पर जब मैं गई तो मैंने देखा कि भाई घंटों मीटिंग चली, 2 घंटों तक मीटिंग चली। लेकिन उसके बाद जब दिलीप जायसवाल आए तो बाकायदा लोगों से भी मिले। और देखिए जाहिर सी बात है कि जब उनके पास उद्योग विभाग है तो लोगों की कई सारी परेशानियां भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी उनसे कहा कि हमारी जमीन है, इस पर भी आप विचार कर लीजिए। तो बाकायदा एक पॉइंट को नोट भी कर रहे हैं, फाइल भी बना रहे हैं। और अगर विजिटिंग कार्ड आप दे रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि मंत्री जी
जी का कॉल कभी भी आ सकता है, पूछेंगे कि क्या हो रहा है, आपके पास बिहार के लिए क्या प्लान है। शाहनवाज हुसैन भी बिहार के उद्योग मंत्री थे और उनके फोन में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का सीधा नंबर था और वो सीधे बात कर लेते थे। देखिए बिहार को उद्योग की जरूरत है, लेकिन बिहारी हफ्ता अभी खत्म नहीं हो सकता। समरीन जी को ध्यान देना होगा कि समरीन जी बताइए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम, देखिए वह गलत क्या कर रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा परेशानी बिहार के लोग परेशान हैं अंचलाधिकारियों की रिश्वत से और अंचलाधिकारियों के कार्यालय से। वहां हथौड़ा चलाने की जरूरत है और वहां बेहद सख्ती से, मैं तो कह रहा हूं तानाशाही रवैये से वहां शासन करने की जरूरत है। न्यायालय पर सवाल आप खड़े नहीं, न्यायालय पर सवाल मंत्री जी को यहाँ पर समझना नहीं, ठीक है वो समझना होगा, लेकिन यदि कोई अंचलाधिकारी कार्यालय से 10% भी भ्रष्टाचार खत्म कर दे तो हम इसे उपलब्धि मानेंगे। हाँ, बिल्कुल ये जायज बात है। लेकिन अगर न्यायालय पे सवाल आप नहीं, न्यायालय पर सवाल तो आप न्यायालय में घसीटते रहिए। देखिए वह एक मामला हो सकता है, एक मसला हो सकता है, एक विवाद का कारण हो सकता है, लेकिन बिहार की जनता सबसे ज्यादा परेशान किससे होती है? वह अंचलाधिकारी और प्रखंड कार्यालय और थाना से परेशान होती है और इस पर शिकंजा कसने की जरूरत है। कर्मचारी तो एकदम चूस लेते हैं, कर्मचारी बिना पैसा लिए आएंगे नहीं। एक सीईओ आए हुए थे, बिरसा के अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्होंने भी बड़ी आपत्ति बताई। उन्होंने अपनी परेशानियां जब गिनाई तो सुनकर लगा कि इस पर भी ये भी एक पहलू हो सकता है। समरीन जी जाइए बनारस और जाइए रांची, आजकल जो ये रिश्वतखोर प्राधिकारी लोग हैं बड़े होशियार हो गए हैं, क्योंकि आपने इधर सुना ही कि बिहार के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में सेंचुरी लगाई है। तो ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं आजकल पूंजी यहाँ नहीं लगा रहे हैं, रिश्वत का पैसा जाके बनारस में और रांची में जमीन और बंगला खरीद रहे हैं, उत्तर प्रदेश और झारखंड में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में। तो आप चले जाइए ना, आप देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, आप इन विजय सिन्हा की बात छोड़ दीजिए, आप इनके संघ के लोगों की बात छोड़ दीजिए, आप किसी जिले में जाइए, पटना जिले के किसी अंचल कार्यालय में जाइए और वहां जो लोग परेशान लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बिहार की समस्या क्या है। और बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं किस बात को लेकर होती है? जमीन विवाद को लेकर, जमीन विवाद को लेकर होती है। बिल्कुल क्या तो रहे घड़ी बेचवाने पर मजबूर कर देंगे, एक कागज से निकलवा सकते हैं आप। और जहां तक बात विजय सिन्हा की, देखिए विजय सिन्हा ने बहुत अच्छा, जो आप कह रहे थे, विजय सिन्हा ने अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है। और लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा है वही दरबार लगाई, भाई उन्हीं के लिए तो चुन के जाते हैं, जनता ने ही तो चुन के भेजा है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। न्यायालय का विवाद ठीक है, वो एक सेंटेंस में कुछ बोल गया, अलग बात है। को लेकर किसी पूरे ऑपरेशन को पंक्चर नहीं किया चाहिए। नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगाते थे, ठीक है ना, जब तक उनकी सेहत पूर्ण रूप से सही थी और वो अधिकारियों को फटकार लगाते थे, वीडियो निकल गया था। फटकार लगाना ठीक है, जीरो टॉलरेंस भी ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको समरीन जी काम तो बेहतरीन कर रहे हैं। मनेर में कैसे परेशान रही हैं आप, मुझे पता है ना। हाँ, उस परेशानी को भूल गई। नहीं बिल्कुल, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं है इनका, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। जबकि दो मंत्रियों से, दिलीप जायसवाल से और संजय सरावगी से आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे, समाधान नहीं निकला ना। जमीन विवाद होता ही है। तो फिर ऐसे ही करके छोड़ दिया जाए। नहीं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखिए नहीं, ठीक है, सुधार होना चाहिए। के पाठक जहाँ जाते थे विभाग ठीक हो जाता था ना, के पाठक, हाँ ठीक हो जाता था ना। बस विजय सिन्हा नहीं कहा कि विजय सिन्हा विभाग, लेकिन ऐसे धारते भी बेहतरीन काम किया है। बिल्कुल, मैं नहीं कहा कि विजय सिन्हा ठीक कर देंगे या कर लेंगे, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि 10% भी इन रिश्वतखोरों में खौफ पैदा हो गया तो यह विजय सिन्हा की बड़ी उपलब्धि, बड़ी जीत है। नहीं, विजय सिन्हा बेहतर, और जिस तरह से नहीं, जिलों में लोग इंतजार कर रहे हैं, अब ये भी हो रहा नहीं, इंतजार कर रहे हैं जिलों में, विजय सिन्हा कब हमारे यहाँ दरबार लगाएंगे, ये समस्या कुछ हल होगी। इंतजार नहीं कर रहे हैं, विजय सिन्हा ने खुद ये बात स्वीकारी है कि 26 तारीख को जब उनका यही जनता दरबार पूर्णिया में लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसी भीड़ तो कभी नहीं देखी। ऐसी भीड़ मतलब कि जितने लोग अंदर है उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर या रोड पर इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री जी आएंगे और फिर हम शिकायत करेंगे। ये जो जमीन वाले लोग हैं ना, कोई महिला विधवा हो जाती है, हड़प लेते हैं, क्या क्या करते हैं समरीन जी,
किसी दिन अंचल कार्यालय में जाइए। अब हाँ, बिन भय दुखद होत न प्रीत, तो समझे ना, बिन भय होत न प्रीत। तो नीतीश कुमार 2005 में आए तो शासन का इकबाल इसलिए बना क्योंकि लगा कि नहीं यदि हम गलत करेंगे नहीं, नीतीश कुमार तो कहते भी थे कि 2 बार फोन चला गया है, हाँ, तीसरा बार गया तो समझ नहीं, अंचल कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस सब में तो अकूत माने विचित्र स्थिति है, माने लूट का बाजार है वहाँ। बोरा में रुपया हाँ। होते हैं, बोरा में। तभी ना सीओ सब क्या मिलता है इतना, बिहार में नहीं, बनारस या दिल्ली में। और सीओ का बनारस ट्रांस और रांची में। तब रांची में ना, सीओ का ट्रांसफर में कितना लिया आता है, समझिए ना, तभी ना इतना रुपया देते थे। बिल्कुल। बिहारी हफ्ता में एक तमाम वो खबरें रही, ज्ञानेश्वर जी ने थोड़ी और खबरें बताई, चलिए देखना होगा। रामनारायण मंडल भाग गए थे ना, मुख्यमंत्री ने कैंसिल किया था। रामसूरत राय किसमें बदनाम हुए थे, याद कीजिए, रात को रद्द कर दिया गया था। आलोक मेहता, देखिए वहां से निकले काजल की कोठरी से मदन मोहन झा बेदाग निकले, दिलीप जायसवाल बेदाग निकले, संजय सरावगी बेदाग निकले। अब विजय सिन्हा क्या करते हैं, ये तो एक्शन ही मोड में और सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आप लाइव से बन रहे हैं। इस बिहारी हफ्ता में हमने तमाम वो खबरें आप तक पहुंचाई हैं जो जाना जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा के फैसले, देखिए एक कहावत कही गई है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। पता नहीं आजकल किनके संगत में रह रहे हैं, क्या क्या गुण आ रहा है और क्या क्या जाएगा, अभी तो भगवान ही मालिक है। देखना को भी अपनी मित्र मंडली पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा बदलना चाहिए, वातावरण बदलिए, लोग बदलिए, तभी ना उनकी भी संगत बदलेगी तो अच्छा परिणाम आएगा। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत शुक्रिया। ये इस साल का अंतिम सप्ताह है, आप सभी को लाइव सीरीज की टीम की ओर से एडवांस में ही नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, आपका पूरा परिवार खुशहाल होगा, उन्नत हासिल करेगा। बहुत धन्यवाद।